तो हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोग जो चर्चा कर रहे थे सोशल साइंस में, मतलब ज्योग्राफी पोर्शन का, उसकी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। तो उसमें हम लोग ने बताया था पढ़ा था कि कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। मतलब कहने का सेंस यहाँ यह हुआ कि जब कोयला को हम एक बार उपयोग में ले आएंगे तो उसको हम दोबारा मतलब उपयोग नहीं कर सकते हैं, मतलब उसको हम दोबारा नहीं प्रयोग में ला सकते हैं। मतलब इसलिए यह अनवीकरणीय संसाधन है। मैंने अनवीकरणीय संसाधन का परिभाषा भी आपको बताया था कि जिसको एक बार जब हम उपयोग में ले आए तो उसको पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है, उसे हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। मतलब जो पुनः पूर्ति योग्य नहीं हो, जैसे जीवाश्म ईंधन। वो जीवाश्म ईंधन पृथ्वी के गर्भ के अंदर सीमित है। पेट्रोलियम है तो पेट्रोलियम हम मतलब निकाल रहे हैं पृथ्वी के गर्भ से, चाहे समुद्र के माध्यम से या किसी और चीज़ से, पृथ्वी के गर्भ से आखिर निकाल रहे हैं। तो कहने का सेंस हुआ कि वह कुछ दिन के बाद समाप्त हो जाएगा, तो इसको हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। लेकिन कई ऐसे भी चीज़ हैं, कई ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जिसको हम कितने भी बार उपयोग कर लें वह समाप्त होने वाला नहीं है, लेकिन शर्त है कि उसका हम विवेकपूर्ण उपयोग करें। जैसे जल ऊर्जा है, तो जल ऊर्जा का हमारा धर्म बनता है कि हम लोग और मतलब उसका हम विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करें, सुनियोजित ढंग से उपयोग करें। यही हमारा संसाधन का नियोजन है। आपने पढ़ा भी होगा कि संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन का नियोजन कहलाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि संसाधन के नियोजन से आप क्या समझते हैं, तो लिखेंगे कि संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीकों से उपयोग करना ही संसाधन का नियोजन कहलाता है। ठीक है। जैसे अर्थशास्त्र में भी एक टॉपिक है आर्थिक नियोजन। 9th क्लास में से पढ़ना था कि आर्थिक नियोजन क्या है। तो आर्थिक नियोजन का मतलब होता है कि रुपये पैसे को सुनियोजित ढंग से खर्च करके अपना विकास करना ही आर्थिक नियोजन है। ठीक है। मतलब उसको हम कैसे अच्छे तरीके से पैसे को खर्च करें। जैसे पैसा को तो किसी कार्य के लिए खर्च किया जा सकता है, लेकिन उसमें ये डिपेंड है कि आप किस कार्य के लिए कर रहे हैं, तब उस आधार पर कहा जाता है कि हम आर्थिक नियोजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। लेकिन फिर भी हम अपने आप टॉपिक पर आ जाते हैं। तो हम यहाँ तक चर्चा कर लिए थे, संसाधन भी का भी परिभाषा बता चुके थे, नवीकरणीय संसाधन भी बता चुके थे, अनवीकरणीय भी बता चुके थे। अब उसके बाद हम चलते हैं, उदाहरण भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि उदाहरण ही आपका मुख्य चीज़ है। इसमें से क्वेश्चन आने का संभावना यहीं से रहता है ज़्यादा। फिर है कि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन तथा मेघा पाटेकर का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। ठीक है। यहाँ मेधा लिखा जाता है, मेघा नहीं, मेधा। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे है? चिपको आंदोलन से। सब लोग इसमें मेघा पाटेकर, लेकिन हाँ जब मैंने बुक पढ़ा तो मेधा वास्तविक में मेधा रहता है। हम भी पहले मेघा पढ़ते थे। तो ये ध्यान आपको रखना है कि चिपको आंदोलन से संबंध सुंदरलाल बहुगुणा का है। आपको लग रहा हो कि चिपको मूवमेंट क्या है, चिपको आंदोलन क्या है, तो ये अभी तो वर्तमान में ये उत्तराखंड में पड़ने लगा है, मतलब पड़ता है, टिहरी गढ़वाल जिला करके है। ठीक है। तो वहाँ क्या हुआ कि स्थानीय ठेकेदार के द्वारा वहाँ के मतलब ऑफिसर लोग आदेश दे दिए थे शायद कि जाकर तुम लोग ब्रिज काटो। तो उन लोगों ने क्या किया कि मतलब ब्रिज काटने का फैसला किया और जंगल में चल गए। लेकिन वहाँ जब वहाँ के स्थानीय लोग जो थे, वहाँ के जनजातीय थे लोग, वो उन्होंने विरोध करने लगा, कहा कि नहीं ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सारा जीवन हम लोग को इसी पर टिका हुआ है, इसी से हम लोग हर एक प्रकार का अपनी आवश्यकताओं की चीज़ों की पूर्ति करते हैं, और जब आप लोग इसे काट के रख दीजिएगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को तो जीवन का आशा ही बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने विरोध किया, और इसको लिए कहा किया कि महिलाओं ने पेड़ से चिपक कर कहा कि सबसे पहले हमें काटो, उसके बाद पेड़ को काटना। तो इसी कारण से इसको चिपको आंदोलन कर करके नाम दिया गया, और पूरे भारत में यह प्रसिद्ध आंदोलन हुई, चिपको आंदोलन। तो आपसे चिपको आंदोलन 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है कि चिपको आंदोलन से क्या समझते हैं। तब उम्मीद करते हैं कि अब आपसे लिखा जाएगा कि वर्तमान में उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में करीब 1970 के दशक में पेड़ की कटाई को रोकने के लिए वहाँ के स्थानीय जनजातियों द्वारा पेड़ से चिपककर इसका विरोध किया गया था, जिसे चिपको आंदोलन नाम दिया गया, और यह सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में आगे बढ़ा। ठीक है। इस तरह से आप लिखेंगे शब्द को अच्छे ढंग से मतलब बना करके, तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा और एग्ज़ाम में आप अच्छा कर सकते हैं, टॉप कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है कि मेघा पाटेकर का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। ये नर्मदा बचाओ आंदोलन का मतलब हुआ कि जो परियोजना बन रहा था
नदी घाटी परियोजना, उसके कारण बहुत सारे लोग को वहाँ से विस्थापित होना पड़ा। जैसे अब आपके जैसे नदी है नर्मदा नदी, या हम कोई नदी ले लेते हैं अपने बिहार का ही गंगा नदी। अब गंगा नदी पर कोई परियोजना बनाने की बात हुई तो जितने भी उसके आसपास लोग रहेंगे, गांव है, वो सबको तो वहाँ से हटना पड़ेगा, तब ना वहाँ बांध बनेगा बड़ा सा। तो इसके लिए वहाँ के सभी लोग को विस्थापित होना पड़ेगा, वहाँ के सब लोग को अपना घर छोड़कर जाना पड़ेगा। तो इसी कारण से उसका विरोध पूरा होने लगा था। तो उसका समर्थन किए थे हमारे मेघा पाटेकर साहब जी ने। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। जो काली मिट्टी है उसका स्थानीय नाम रेगुर मिट्टी भी है। ठीक है, काली मिट्टी का जो स्थानीय नाम है रेगुर मिट्टी है। और काली मिट्टी में सबसे अधिक जो होता है आपका कपास की फसल करने के लिए यह मिट्टी उपयुक्त होती है। मतलब कपास की खेती के लिए मिट्टी अगर आपसे उपयुक्त पूछा जाए, सबसे उपयुक्त मिट्टी, तो आप काली मिट्टी अर्थात रेगुर मृदा में टिक करेंगे। ठीक है, फिर आपसे पूछा जा सकता है कि सोपानी कृषि कौन से राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। सोपानी का मतलब होता है मतलब सीढ़ीदार तरीके से खेत कर, जैसे पहाड़ी क्षेत्र पर है तो पहाड़ी क्षेत्र पर अगर हम लोग जैसा मतलब पानी की व्यवस्था करेंगे तो मतलब जिसको कहते हैं गांव देहात में करहा बना करके, तो उस प्रकार से वहाँ नहीं होगा। चूँकि वहाँ ढलाव भूमि है तो ढलाव भूमि में वो सिस्टम लागू करेंगे तो सारा पानी ही नीचे चला जाएगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि उसको सीढ़ीदार तरीके से बनाया जाता है, और सीढ़ीदार बनाया जाता है जिसके कारण पानी सभी पौधों के जड़ में आसानी से पहुंच पाता है। तो इसी को जो है हम लोग सोपानी कृषि कहते हैं। अब इसको आसानी से आप समझ सकते हैं कि जहाँ पहाड़ी क्षेत्र होगा वहीं इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि पंजाब में भूमि के निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? भूमि के निम्नीकरण का मतलब हुआ कि भूमि में वहाँ लवणता का बढ़ जाना, लवणता, क्षारीयता और साथ ही साथ भूमि का कटाव भी होना। तो वहाँ इसका सबसे बड़ा रीजन है कि अधिक सिंचाई। इतना मतलब हमेशा उसको जल को वहाँ के जल को वहाँ के मिट्टी को हमेशा पानी में डुबोए रखना। अब चूँकि आप जानते होंगे कि पंजाब हरियाणा ये सब जो है अन्न उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। वहाँ काफ़ी मात्रा में मतलब फसल उपजाए जाते हैं, जिसके कारण वहाँ मतलब हमेशा पौधों को जल में डुबोए ही रखा जाता है, जिसके कारण से वहाँ लवणता, मिट्टी की लवणता बढ़ चुकी है। वहाँ मिट्टी में जो लवणता होता है वो बढ़ गया है इसी के कारण से। चूँकि जब लगातार सिंचाई हम कर रहे हैं तो उसका जो केसनली होता है वह केसनली पूरे तरीके से खुल जाता है, और अंदर से जो होता है जितने भी तत्व फास्फोरस हो गए, आपका सोडियम हो गया, क्षारीय लवणीय तत्व सब बाहर आ जाते हैं और वहाँ की मिट्टी को जो है अनुर्वर कर देते हैं, कम उपजाऊ बना देते हैं। तो यही सबसे बड़ा कारण है अधिक सिंचाई करने से कि वहाँ का भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। निम्नीकरण मतलब कि भूमि निम्न कोटि का होते जा रहा है, खराब किस्म का होते जा रहा है, बंजर बनते जा रहा है, परती बनते जा रहा है। यही वहाँ का रीजन है, तो इस पर ध्यान देंगे। और इससे हम लोग को भी बचने की आवश्यकता है। बिहार में भी कई लोग ऐसे होते हैं जब बिजली आ गया है तो अपने खेत को नहीं भी आ सकता है तब पर भी पानी में डुबो कर रखते हैं। वे शायद सोचते हैं कि इससे हमारा जो है फसल काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन उनको ये मालूम नहीं कि हमारा भूमि का ये इस तरह से क्षारीयता ही बढ़ रहा है। तो अगर आप लोग भी किसानी काम से जुड़े हैं तो अपने घर में भी ऐसा बोलेंगे कि मतलब फसल को अब जितनी आवश्यकता हो उतने ही मतलब सिंचाई का प्रयोग करें। अधिक करने से कोई विशेष फायदा नहीं है, उससे हमारी भूमि ही अनुर्वर होगी। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये पूछा जा सकता है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो एंड्रीन जो है मेढक के प्रजनन को रोकता है। मेढक के छोटे छोटे बच्चे को आपने देखा होगा बरसात के दिनों में, तो उसके प्रजनन को मतलब रोकने वाला एक रासायनिक दवा है जिसको हम लोग एंड्रीन भी बोलते हैं। चूँकि ये एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न है जो आपका बीटीबीसी का बुक है उसी से मैंने कलेक्ट किया है इसको, इसलिए इस तरह का जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हमको लगा उसको मैंने आपके सामने लाने का प्रयास किया है। उसके बाद पूछा जा सकता है कि देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा? तो पंडित नेहरू ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा। उसके बाद पूछा जा सकता है कि प्राणियों के शरीर में कितनी % जल की मात्रा होती है? तो 65%। और आपको मालूम होगा कि पृथ्वी के लगभग 3 हिस्से में लगभग 71% हिस्से में जल ही जल है, इसलिए पृथ्वी को हम लोग जो है नीला ग्रह भी कहते हैं। जब आप अंतरिक्ष से देखिएगा पृथ्वी को तो मालूम चलेगा कि
पूरा एक नीला गोला की तरह दिखाई पड़ता है, इसीलिए पृथ्वी को जो है हम नीला ग्रह कहते हैं। मतलब पृथ्वी पर अधिक जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। और इसके बाद जो हमने चर्चा किया था चिपको आंदोलन को, इसको हमने डिटेल में भी यहाँ लिख भी दिया है कि वर्तमान उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल जिले में 1972 में वहाँ के अनपढ़ जनजातियों द्वारा स्थानीय ठेकेदार के द्वारा हरे पेड़ पौधे का कटाई करने का विरोध किया गया था। इसके लिए वे लोग पेड़ से चिपके रहते थे और पहले अपने आप को काटने के लिए बोलते थे। तत्पश्चात पेड़ को यह आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में आगे बढ़ा। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि लोहा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। अब उत्पादक का मतलब ये नहीं हुआ कि लोहा मतलब पैदा होता है, लोहा को मतलब वहीं से निकाल करके गर्भ से पृथ्वी के भूप्रपट्टी से निकाल करके उसको शुद्ध किया जाता है। तो ये जो है सबसे अधिक मतलब कर्नाटक में ऐसा अभी किया जा रहा है, तो कर्नाटक सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। उसके बाद है कि बिहार में अति जल दोहन से किसका संकेंद्रण बढ़ रहा है, तो आर्सेनिक का। इस टॉपिक पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे क्योंकि यह आपको पढ़ाई के साथ साथ जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारे समाज पर भी बुरा प्रभाव पड़ा, खास करके दांत पर। आप देखते होंगे अक्सर कि पानी के ऊपर उजला उजला टप के जब मतलब छोड़ देते हैं तो उजला उजला टैप करके कोई पदार्थ जमा हो जाता है, वही कुछ नहीं और वही आर्सेनिक है और फास्फोरस है। ये जो होता है हमारे दांत पर मतलब काला धब्बा उत्पन्न कर देता है। इसका सबसे बड़ा पहचान यही है कि दांत में आपको लगेगा कि कोई काला काला धब्बा टाइप का लगा, जैसे कि आप नहीं भी कुछ खाएंगे पान वगैरह ये सब, फिर भी आपका दांत खराब टाइप का बाहर से लगेगा, तो उसका ही सबसे बड़ा प्रभाव यही है। ठीक है, तो इसके लिए मतलब केंद्र सरकार ने भी मतलब इसको जांच की है, तो बिहार के कई स्थान ऐसे हैं जहां मतलब जितना रहना चाहिए उससे काफ़ी ज़्यादा है। तो इस पर हम लोग को नियंत्रण करने की आवश्यकता है। सबसे बड़ा इसका उपाय यही है कि हम कम से कम जल दोहन करें। जल दोहन का मतलब कि जितना सिंचाई की आवश्यकता हो उतना ही सिंचाई करें, अन्यथा पानी को बर्बाद ना करें। ये मतलब ये आप ही को मतलब हम ही सबका हानि करेगा अगर हम लोग इसको संरक्षित नहीं करेंगे तो। ठीक है, उसके बाद है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोड़ा है। जादूगोड़ा आपका झारखंड में पड़ता है। ठीक है, बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी में स्थापित हुआ। ठीक है, चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है मेरे मित्रों, तो मैं वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूं और इसको मैं काफ़ी नज़दीक से आपको दिखा दे रहा हूं ताकि आप इसको नोट भी कर सकें, एक बार पढ़ सकें। ये आपका धर्म और परम कर्तव्य बनता है कि आप पढ़ें, नहीं पढ़िएगा तो इससे कोई मतलब दिक्कत तो आप ही को है। ठीक है, चूँकि एग्जाम में लिखना है आपको। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। धन्यवाद।